चलिए बैठिए आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग, है ना? गुड मॉर्निंग तो बोलेंगे। हाँ, जब जागो तब सवेरा हो जाता है। या गुड आफ्टरनून बोलेंगे या गुड इवनिंग बोलेंगे, जो आपको स्वीकार है हम वही बोलेंगे। लेकिन क्लास 12 की सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है मार्क्स। और उससे भी जरूरी चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट की क्लैरिटी। और कंसेप्ट अगर आता है तो उसको अप्लाई करना, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैंने देखा 11th क्लास में देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको कंसेप्ट आते थे, लेकिन वो कंसेप्ट कॉन्केप्ट बन के रह गए, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई देम। तो कंसेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सबको आता था, लेकिन आई एम एबल टू लिटरली आई एम जस्ट एबल टू रिकॉल अ पर्सन अभी के बैच का, भाई सब कुछ उसने कर रखा था, बढ़िया रिस्पॉन्स था। लेकिन फिर मैंने 7-7 घंटे बैठा के यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट कराया उसको, एग्जाम से 3 दिन पहले। क्या फायदा ऐसे कंसेप्ट सीखने का? अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगा कि हमारा जो पेपर है वो लेंथी था, एनुअल एग्जामिनेशन? कुछ बोलेंगे हमारा तो एग्जाम ही नहीं हुआ, तुम्हारा हो गया। तो कैसे लगा? लेंथी लगा थोड़ा? किसी को लगा लेंथी पेपर? किसी का हो चुका हो? लक्ष्य सिंगल तुम्हारा एग्जाम हो चुका हो तो लेंथी लगा होगा? नो लेंथी। सर। जो बच्चा बोलता है ना पेपर लेंथी है, बच्चा लूजर है। एल फॉर लेंथी एंड एल फॉर लूजर। क्यों कहूंगा मैं लूजर उस बच्चे को? प्रैक्टिस ही नहीं करी है। कुछ भी देखो, बोर्ड का पेपर जो बनता है वो बनता है 2 और 45 मिनट्स में होने वाला, 2 और 40 मिनट्स में होने वाला, 20 मिनट। अगर एक एवरेज से थोड़ा ज्यादा बच्चा है तो 20 मिनट उसको मिलेंगे पेपर को क्या करने के लिए, 15 मिनट मिलेंगे, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है, रिवाइज करने के लिए। मतलब पूरा पेपर करने के बाद भी आपके पास 15 से 20 मिनट होगा कि आप उसे रिवाइज कर सकें, ऐसा होगा। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पेपर तो लेंदी होना नहीं चाहिए। सो क्या चीज बनाती है आपके पेपर को लेंदी? वो होती है क्या? हाँ, लैक ऑफ प्रैक्टिस। और काम करने से जी चुराना, नहीं पढ़ना भी हमें, नहीं करना है, आज कर लेंगे, कल कर देंगे, लेट बैक एटीट्यूड है। क्लास कर ली, नहीं करी, जो भी करी। देखिए, मैं जो क्लास चलाऊंगा पूरा साल हाइब्रिड मोड पे रखूंगा। आई कीप कैमरा रेडी, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है ये सब, है ना? तो कैमरा तो लगेगा ही। अब कैमरा लग रहा है, जूम का सब्सक्रिप्शन मेरे पास पूरे साल का है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बाई चांस अगर आपको लगता है कि भाई आपकी तबीयत नासाज है, मतलब आप यू आर नॉट वेल, आप चल फिर नहीं सकते हैं, बुखार जुकाम हो गया, तो घर से कर लीजिए ना क्लास अटेंड। फिजिकली आइए, मोस्ट वेलकम। फिजिकली तो आपको ठीक लगेगा, आप कर सकते हैं क्लास अटेंड, है ना? पर लगता है कि तबीयत खराब है ना, भाई खांसी जुकाम हो गया, उसका तो बड़ा डर हो गया है 2 साल से, तो आप क्या करेंगे उसको? आप आप अपने आप को क्लास से डिप्राइव नहीं करेंगे, आप घर से कर लीजिए क्लास अटेंड। चलो घर से भी क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड करता हूँ, उसको देख लीजिए, है ना? लेकिन डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस कि नहीं नहीं हम तो ये नहीं कर पाए। अच्छा, 11th में हमने टेस्ट भी नहीं लिए, मैं सच्ची बात बताऊं तो कहाँ टेस्ट लिया? कुछ भी नहीं लिया। 12th में ऐसा नहीं चलेगा। 11th में होमवर्क देखा देखा, नहीं देखा नहीं देखा, वो भी चलेगा। अब नहीं चलेगा ऐसा, क्योंकि आपको काम करना है, यू हैव नो चॉइस। और अगर आप काम करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट देना पड़ेगा, आपको उसका काम करेंगे तो रिजल्ट भी मिलेगा आपका। योर वर्क, योर कमिटमेंट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट। जो लोग 95 100 लाते हैं, मतलब 90 100 लेके आ रहे होते हैं, वो कुछ अलग थोड़ी होते हैं, ऊपर से थोड़ी उड़ के आए होते हैं। आप में से कोई बच्चा 100 ले आएगा, आप में से कोई बच्चा 67 65 पे भी अटकेगा। चलो, ये तो सब भाषण भाषण वाली चीजें थी, है ना? अब किसी को आइडिया है कि हमारा जो सिलेबस है वो, उसके अंदर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हुआ? कोई भी बच्चा मुझे बताए, एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया अबाउट द सिलेबस? आपके स्कूल में आप किताब तो लेके बैठे हो, वेयर इज योर बुक? ले लेंगे, दिखा तो जरा एक बार। जो बुक हम लोग लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं ये वाला, देखिए दिस एडिशन, यू कैन सी दिस एडिशन, 2022 का एडिशन दिख रहा है आपको, ये वाला एडिशन हम लोग लेके चलेंगे किताब का। ठीक है जी। तनुश्री, आपके एग्जाम हो चुके हैं क्या, ये चल रहे हैं अभी? सर अभी एक बचा है एग्जाम। ठीक है, तो इसीलिए मैं कुछ बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं कराऊंगा अभी। इस वीक में मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं कराऊंगा। आई कीप यू, थोड़ा बहुत हम लोग आपको कंफर्टेबल बनाएंगे सब्जेक्ट में, और उसके बाद फिर हम अच्छी तरीके से पढ़ाई, क्योंकि आई जस्ट वांट दैट योर फुल कंसंट्रेशन मस्ट बी देयर विद मी। क्योंकि मैंने कंसेप्ट कराया वो दूसरे से रिलेटेड, तीसरे से रिलेटेड है ना? और मीनवाइल बहुत सारे बच्चों का, मतलब और ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट का भी एग्जाम खत्म ही नहीं हुआ है, और वो एग्जाम मंडे या मतलब अगले मंडे या ट्यूसडे तक एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो देन यू कैन बी देयर इन ट्यूसडे थर्सडे वाले बैच में आ जाना, मंडे वेडनेसडे वाले में आ जाना, कोई इतना परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिलेबस है वो, अगर मैं इस किताब जो मैंने दिखाई थी उसके हिसाब से देखूं तो उसको 3 बुक्स में बांटा गया है ना? हालांकि सीबीएसई ने सिलेबस को 2 हिस्सों में बांटा है, लेकिन इसने क्या कर दिया, 3 हिस्सों में बांटा हुआ है।
तो मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगा बुक 1 में क्या है, बुक 2 में क्या है, बुक 3 में क्या है, और क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपको 11th में, जैसे मैं भी बहुत बहुत प्रेशर नहीं डाल रहा आप लोगों के ऊपर, तो मुझे बहुत क्लियरली बता दीजिएगा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट आपको नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा नहीं आता है, क्योंकि मैं क्या करूंगा मंडे वेडनेसडे में मेरे पास कुछ दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी आए हैं, ट्यूसडे थर्सडे में पहले मैं उनको बैठा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट करवाऊंगा, उनको करवाना पड़ेगा मुझे, आई कांट ट्रस्ट एनीबॉडी, और जब वो करवा दूंगा मैं तब जाके मैं आपको इस 12th के चैप्टर्स पे लेके आऊंगा और मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है उसका इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपके सिलेबस को तो सबसे पहले जो है टीएस ग्रेवाल के हिसाब से हमने बोला बुक 1। ठीक है, बुक 1 में आपका जो चैप्टर 1 बनता है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपके पास पहला चैप्टर आ जाता है। चैप्टर 2 आपके पास जो आता है किसी को आइडिया चैप्टर 2? अब आप किताब देख के नहीं बोलेंगे, वैसे मुझे बताएंगे। राघवी कोई आइडिया चैप्टर 2 कौन सा हो सकता है? हाँ बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा आइडिया है, क्या है नहीं है? आफरीन को नो सर। नहीं है ना? अमान्या को शायद उनके स्कूल में शुरू हो चुका होगा, कुछ बताया होगा स्कूल में आज क्या क्या होना चाहिए? नो सर। नहीं। तो क्या हुआ था आज स्कूल में आपके? सर कुछ नहीं हुआ था सर, नाम पूछे थे सबके स्टफ। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप की शुरुआत हो जाती है, मतलब इस चैप्टर से पार्टनरशिप की शुरुआत हो जाती है। चैप्टर 3 जो बुक के अंदर है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आप बोलेंगे यार गुडविल तो एक बहुत नन्ना मुन्ना सा आइटम था बैलेंस शीट के अंदर, उस पर पूरा चैप्टर, हाँ उस पर पूरा चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर पूरा का पूरा एक चैप्टर आपका बेस्ड है। और जो एनसीईआरटी देखेंगे ना आप, एनसीईआरटी में ये दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर के अंदर डाल रखे हैं, ऐसा भी करके है ना। और तीसरा चैप्टर जो हम चैप्टर चौथा बोल रहे हैं जो हम लोग, उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हमें क्या करना है, बदलना है, ये वाला। यहां से चैप्टर नंबर 4 से एक नई टर्म का जन्म होता है जिसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहते हैं पुनर्गठन। मतलब आपकी पार्टनरशिप ए बी सी 3 पार्टनर थे, इक्वल प्रॉफिट बांट रहे थे, लेकिन ए कहता है यार मेरी तो कैपिटल ज्यादा है, बी कहता है मेरी तेरे से कम है लेकिन सी तेरे से ज्यादा है, सी कहता है भाई मेरी तो सबसे कम है, तो ये तो इंजस्टिस हो गया। उन्होंने कहा भी प्रॉफिट तो फिर ज्यादा बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो बांट लेते हैं, 3:2:1 के रेशो में बांट लेते हैं प्रॉफिट। तो क्या होगा, ओल्ड एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप विल कम्स टू एन एंड और नया एग्रीमेंट बनेगा, पार्टनर वही रहेंगे, पहले 1:1:1 था, अब 3:2:1 हो जाएगा, उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स, इसको हम ये बोलते हैं, है ना। सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं अभी भी हम लोग। अच्छा थोड़ा और आगे चलते हैं, जब चैप्टर 5, अब ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगी, हो सकता है कि हम नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर लें, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं हम लोग एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अच्छा ये पार्टनर एक होगा तो एक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ना। मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, हम जो पार्टनरशिप के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, थियोरेटिकल स्ट्रक्चर, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, आपके बुक के हिसाब से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। इस बार मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी और ये टेक्स्ट बुक दोनों को साथ साथ लेके चलूंगा। अच्छे खासे नोट्स हैं, मैं आप लोगों को जरा दर्शन करा दूं आप लोगों को कि कितने नोट्स हैं आपके पास, मतलब कितने नोट्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं, जरा आइडिया दूं। 11th में दिए थे ना कुछ नोट्स आप लोगों को, या नहीं दिए थे? अरे यस बोलो ऑनलाइन में। यस सर। सर। यस। ठीक है हाँ, तो 11th में तो क्या था, ट्रेलर था, सिर्फ ट्रेलर था। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको कितने नोट्स हम लोगों के पास जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के अंदर। अगर मैं बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के अंदर ही कितने नोट्स बनते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन विद यू, देखें जरा, ये देखिए दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है भाई मेरी वाली, बताइए। यस सर। ये नोट्स दिख रहे हैं आपको बने Yes, हुए, पूरी पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट कितने हैं? ये सिर्फ पार्टनरशिप के हैं सिर्फ, और अभी मैं और डेवलप करूंगा, ये सिर्फ पार्टनरशिप के नोट्स हैं सारे के सारे। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स के 4-5 तरह के नोट्स हैं, ये सब हैं।
और आपको सभी को, अगर आप मेरे पास ऑफलाइन आएंगे तो आई गिव यू प्रिंट आउट, आई गिव यू प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट देता हूँ मैं, जो जैसे कलर दिख रहे हैं ना वैसे प्रिंट आउट देता हूँ मैं आप लोगों को। और अगर ऑनलाइन रहेंगे तो भाई फिर आप उसका खुद प्रिंट निकालेंगे, मैं ये कह सकता हूँ, बट आई फील कि आपको ऑफलाइन आना चाहिए, है ना। तो चलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं। इसके बाद नंबर 6, चैप्टर जो 6 हमारा लिखा था, उसका मतलब उसका है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। शायद एक पार्टनर का या पार्टनर से एक से ज्यादा का भी रिटायरमेंट हो सकता है। एक चैप्टर 7 इन्होंने और बोल दिया है जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर हो सकता है, ये एक से ज्यादा पार्टनर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर, ये वैसे बेसिकली एक ही चैप्टर था, लेकिन जो टीएस ग्रेवाल ने क्या करा, इसको दो अलग अलग चैप्टर में बांट दिया। मैं देखता हूँ जरा, पुराने एडिशन में तो दो अलग अलग चैप्टर थे, इसमें भी दो अलग अलग कर रखे हैं। हाँ, अलग अलग कर रखे हैं, लेकिन मैं इन दोनों को ना मिला के पढ़ाऊंगा, रिटायरमेंट डेथ को पढ़ाऊं, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और उसको हम लेके चलते हैं। चैप्टर 7, चैप्टर 8 आता है आपके पास, इसका नाम होता है डिसोल्यूशन। मतलब जब हमारी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप हम दोनों खत्म हो जाती है, मतलब पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, इसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। तो बेटा देखना जरा ध्यान से, ये जो चैप्टर 4, 5 और 6 थे यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये जो थे ये वाले सारे के सारे यहाँ तक, ये जो जितनी भी चीजें थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, है ना। ये इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन किसी और तरह से कहते हैं, तो इसलिए अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसलिए मैं हटा रहा हूं यहाँ से भी। विल नॉट फोकस ऑन दिस वर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन, बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये यहाँ से अभी, हाँ बोलो बेटा, टर्म 1 टर्म 2 भूल जाइए आप लोग, आपके बैच में टर्म 1 टर्म 2 भूल जाओ आप लोग, क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी तक तो ये है कि मतलब कोई ऐसी मारामारी थोड़ी मची है। कौन सी महामारी है आपके टाइम पे, थिंग्स आर नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, आपके स्कूल खुल चुके हैं, आप स्कूल जाना शुरू कर दिया, आपके ऑफलाइन एग्जाम हो चुके हैं। तो कोरोना के पीरियड में था टर्म 1 टर्म 2, अब प्रोबेबली नहीं होगा। और देखिए सीबीएसई के हिसाब से जो सिलेबस शुरू होना चाहिए वो होना चाहिए अप्रैल 1 को, तो मार्च के एंड में सीबीएसई सिलेबस बता देगी आपको। टर्म 1 टर्म 2 कर भी दिया, अगर चीजें बैक टू नॉर्मल होगी तो सीबीएसई प्रीफर टू हैव अ रिटन एग्जाम वन टाइम, और वो भी ऑफलाइन, और कर दे दो बार तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम सेफ लेके चल रहे हैं। अगर टर्म 1 है तो सिर्फ पार्टनरशिप पहले, सी से पहले पार्टनरशिप लेके चलेंगे, है ना। एनपीओ को विल टेक एट लास्ट, या समर वेकेशन में, जब मैंने बोला समर वेकेशन में हम क्लास को थोड़ा बढ़ाएंगे तब लेके चलेंगे, ठीक है जी। दिस इज देयर, डिसोल्यूशन हो गया चैप्टर 8। ये हो गई बुक 1 खत्म। बुक 2, बुक 2 में क्या क्या लेके चलेंगे। अब मैं चैप्टर का नाम जो है 9 कर रहा हूं यहाँ से, क्योंकि कंटिन्यूशन में कर दिया उन्होंने, चैप्टर 9 है ना। चैप्टर 9 देखिए, 11th क्लास में आपके बचपन में आपने क्या पढ़ा, आपके बचपन में आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, है ना। फाइनल अकाउंट भी सोल प्रोप्राइटर के थे, वो जो जर्नल एंट्रीज बनाते थे सब सोल प्रोप्राइटर, कहाँ लिखा रहता था किसी कंपनी की पार्टनरशिप की, नहीं। 12th में आते ही आपने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ी, और ये तो पढ़ा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिनका पर्पस ही प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनकी अकाउंटिंग बिल्कुल अलग होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन वैसा वाला, ये आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो जब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बचपन में पढ़ा था, जॉइंट हिंदू फैमिली होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप होता था, वो तो मतलब सिमिलर ही होता था एक तरह से, पार्टनरशिप एक अलग हो जाती थी, ये आपने पढ़ लिया। फिर आती थी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की अकाउंटिंग सीए में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो चैप्टर 9 जो होगा वो होगा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर 10 जो होगा वो होगा इशू ऑफ डिबेंचर्स, आपने पढ़ा होगा ना इशू बिजनेस स्टडीज में, शेयर्स और डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और चैप्टर जो है 11 वो जो होगा वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर का रिडम्पशन। अब हुआ क्या कि इस साल जो ये वाला जो था ये सिलेबस से हट गया था, सिलेबस, और इसमें से भी काफी कुछ कट गया था, इस चैप्टर में से भी काफी कुछ कटा। देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो हम पढ़ते हैं, वो होता है क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये एडमिशन में से, रिटायरमेंट में से ये कैपिटल एडजस्टमेंट हट गया, डेथ में से भी हट गया, हटा दिया।
बच्चों को आसानी करने के लिए हटा दिया, लेकिन आप इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, आपको सब पढ़ना है। इसीलिए मैंने बोला अभी मेरी परेशानी ये है कि अप्रैल तक तो क्या है, 12th चल रही है दूसरी वाली, है ना। जैसे ही वो खत्म होगी हम 2000 क्लास शुरू कर देंगे, करेंगे। और समर वेकेशन में तो बोला 2 घंटे की क्लास करनी है। तो ये हो गया जी आपकी बुक 2, और जिसमें आपने क्या पढ़ा, कंपनी के बारे में पढ़ा, ठीक। अब आ जाती है बुक 3। बुक 3 देखिए यहाँ पर, दिस इज बुक 3। बुक 3 में अगर मैं बोलूं चैप्टर नंबर 12 कर दूं यहाँ पर मैं, तो वो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे बनती है कंपनी की, वो हम यहाँ सीखेंगे। ये आपने पार्टनरशिप के बारे में सीख लिया, ये आपने कंपनी के बारे में सीख लिया, कंपनी की अकाउंटिंग सीख ली, और यहाँ कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे हम लोग। तो ये हो जाता है चैप्टर 12। और चैप्टर 13 जो होता है, ये होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस पढ़ेंगे हम, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई एनालाइज कर रहे हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तभी तो, वरना फायदा क्या कॉमर्स लेने का, अकाउंटिंग पढ़ने का फायदा क्या, जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस किसको पढ़ ही ना पाए तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। तो सीखेंगे। इनका नहीं, ये तो बहुत आसान होती है, इनकी अकाउंटिंग बहुत मुश्किल होती है, इनकी सबसे मुश्किल अकाउंटिंग होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा देखो, किसी की, जैसे आपने देखा होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बना रखा होता है, तो सोल प्रोप्राइटर में बड़ा सिंपल होता है, ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, उसको दिखाना, ये तो कितना आपने देखा, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की अकाउंटिंग करके देखी थी, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और यहाँ लगते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, याद है बचपन में थ्योरी के चैप्टर में पढ़ा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए अगर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखेंगे, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठाएंगे, दैट विल लुक एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम दिखेगी आपको वो। और मैं आपको दिखाता भी हूँ एक बार करके, जस्ट होल्ड करना जरा, आई जस्ट शो यू। बिल्कुल सेम दिखेगी आपको, बिल्कुल सेम, मतलब उसमें कोई कोई चेंज होगा ही नहीं। खूब वेट करिएगा जरा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो अभी एक 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 आई एम जस्ट शोइंग यू बैलेंस शीट। एक कंपनी डीएलएफ तो सुनी होगी किसी ने, डीएलएफ, है ना। हाँ, Yes, क्या sir. डीएलएफ क्या करती है, यस सर। डीएलएफ बिल्डर है। कंस्ट्रक्ट बिल्डर है, मतलब रियल एस्टेट कंपनी है। ये दिख रहा है आपको, देखो ये बैलेंस शीट डीएलएफ की दिख रही है आपको। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, अबे थोड़ा सा उसको लॉग इन भी कर लो, वैसे कैसे दिखेगा फिर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, नॉन करंट। कैन यू सी दैट ऑन योर स्क्रीन, दिख रहा है आप लोगों को, बोलो। यस सर। ये दिख रहा है ना बैलेंस शीट, किसकी बैलेंस शीट है ये बैलेंस शीट डीएलएफ की है। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज, फिर नीचे एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ये तो हो गया किसका, डीएलएफ का हो गया, ठीक, दिखा। यस सर। अच्छा, अब मैं आपके सामने दिखाता हूँ, बैलेंस शीट ऑफ डीएलएफ चली गई अगर, तो बैलेंस शीट ऑफ एमआरएफ दिखाता हूँ आपको मैं। एमआरएफ तो टायर बनाता है ना, उसका तो कोई लेना देना नहीं बनेगा इससे, ठीक है जी। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जा रहा हूँ मैं, देखो ये देखो बैलेंस शीट ऑफ एमआरएफ दिख रही है अब आप लोगों को। अबे उसको देखो ना, ये जो व्हाट्सएप कर रहे थे, देखो फिर से वही, रिजर्व, सरप्लस, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दिख रहा है आप लोगों को, कुछ अलग दिख रहा है, यस। सब कुछ सेम है ना। तो किसी की भी बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए आप, पार्टनर इसमें इशू, मतलब कंपनी अकाउंट्स में सबकी बैलेंस शीट सेम दिखेगी, क्योंकि वो बैलेंस शीट किसके हिसाब से बनती है, वॉल्यूम कम कर लो, वो बनती है किसकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनती है ना। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हो रही, लॉग आउट कर लो। चैप्टर 14 है कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ये पढ़ेंगे हम लोग। वो जो टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये वाला, बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनमें से कुछ टूल्स हमारे सिलेबस में 12th में, उनमें से एक टूल कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में, ये हम पढ़ते हैं चैप्टर 14 में। और फिर एक आ जाता है चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम होता है रेशो एनालिसिस, ये भी टूल है, रेशो एनालिसिस। और चैप्टर नंबर 16, ये भी एक टूल है, उसको बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स,
कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये आपके सिलेबस के अंदर 3 किताबें जो है 3 के अंदर। अब आप कुछ एक बच्चा मुझसे बोला टर्म 1 क्या, टर्म 2 क्या, तो देख लीजिए। देखो भाई समझना कि ये जो पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाला हिस्सा, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज इन टर्म 1। नहीं, ये पूरा नहीं है, मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ये टर्म 2 में था, फंडामेंटल पार्टनरशिप ये टर्म 1 में था, गुडविल टर्म 1 में था, चेंज इन प्लेस टर्म 1 में था, एडमिशन जो था टर्म 1 में था, ये वाला टर्म 2 के अंदर था, दिस इज इन टर्म 2। ये जो दूसरा हिस्सा बता रहा हूँ आपको, ये टर्म 2 के अंदर है। अभी अगर टर्म का हिसाब से देखें तो ये भी टर्म 2 के अंदर है। ये वाला चैप्टर, दिस इज इन टर्म 1, ये टर्म 2 में, दिस इज नॉट इन सिलेबस, दिस इज नॉट इन सिलेबस, सिलेबस से हटा दिया था इसको, लेकिन आपकी तो क्लास शुरू रही टाइम पे। अच्छा, ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये टर्म 1 में था, ये टर्म 1 में था, ये टर्म 2 में है, ये टर्म 1 में था, ये टर्म 2 में है। तो ऐसा टर्म 1 टर्म 2 करके उन्होंने बांट दिया था। टर्म 1 भी 40 मार्क्स की रखी थी, टर्म 2 भी कितने की रखी थी, 40 मार्क्स की रखी थी, और दोनों टर्म में। तो हम पहले बोलते थे ना प्री बोर्ड एग्जाम, अब बोलते हैं प्री टर्म एग्जाम। टर्म 1 जो था प्योरली एमसीक्यू बेस्ड था, क्योंकि तब हालत ज्यादा खराब थे, लगता था कि कभी भी कोरोना का आउटब्रेक हो जाएगा, तो एमसीक्यू बेस्ड ले लिया पेपर और जल्दी जल्दी खत्म कर लिया, 1.5 घंटे में पेपर खत्म कर लिया था। अब ऐसी परेशानी नहीं है, अब आपको जो पेपर होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। अब टर्म 2 होना है ना उनका, अप्रैल 26 अप्रैल से शुरू होगा, डिस्क्रिप्टिव होना है। तो मैंने पता क्या कराया था पिछले साल, पहले टर्म 1 पढ़ाया डिस्क्रिप्टिव के मोड से, फिर देखा कि एग्जाम तो एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, तो फिर मैंने एमसीक्यू मतलब शॉर्टकट करने सिखाए। तो डिपेंड करता है शॉर्टकट सिखाऊंगा या नहीं सिखाऊंगा, वो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन की क्या बनकर आती है, ठीक है। और टर्म 2 पूरा डिस्क्रिप्टिव है, तो ये भी हो सकता है कि अगर मैं कोई चैप्टर आपको कराऊं तो हो सकता है कि वो 12th वाले बच्चे भी बैठ जाएं उसमें आके, क्योंकि वो भी कोरोना बैच के लोग हैं, और पढ़ाई कितनी करी ऑनलाइन में ये तो मैं जानता नहीं उन्होंने, है ना, इस तरह से चीजें चलती हैं। तो मतलब हाँ बिल्कुल वही करना है, सीक्वेंस ही वही बनता है ना। देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपको यहाँ से पढ़ाना शुरू करो, बिल्कुल नहीं, पहले फंडामेंटल पढ़ाया जाएगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे पढ़ते हैं। अब मान लो अगर टर्म 1 टर्म 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे पढ़ा देंगे, फिर इसे पढ़ा देंगे, ये पढ़ा देंगे, ये पढ़ा देंगे, टर्म 1 पढ़ा देंगे, ठीक है, फिर चलेंगे यहाँ पर, इसको पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे, फिर और फिर सीधा वहां पहुंच जाएंगे, वैसा करेंगे। वो दैट इज ऑल्सो मतलब लॉजिकल सीक्वेंस है, वो डिपेंड करता है कि क्या कर, लेकिन जब तक अप्रैल आती है ना, तब तक तो हम सिर्फ यही कर पाएंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम लगेगा तब तक तो। अब मुझे कोई भगाने की जल्दी नहीं है ना, आपके एग्जाम मार्च में होने हैं, अभी तो मार्च शुरू ही हुआ है ना, हाँ सफिशिएंट टाइम है। और लेकिन को तब तक बैच साइज भी पूरा हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं जा जाते हैं, वैसा करके चलते हैं, है ना। तो अब जितने भी लोग बैठे हैं, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट तो अच्छे से आता है ना। अच्छा, स्कूल में बैलेंस शीट मिला के आए थे अभी एग्जाम में, हाँ। अब कैसे है, क्या आया था फिर? हाँ तो मतलब मजे में ऐश करा दी ना स्कूल वालों ने तुम्हारी। नहीं बेटा, लेकिन बैलेंस शीट का मैच होना इट्स नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ कि आपके आंसर ठीक है। राघवी तुम्हारे नंबर कटे ना कुछ जगह पे, आई तुमने मुझे भेजा था अपना आंसर शीट, आई सीन। यस सर, कटे हैं, बट बैलेंस शीट वाला में फुल आया है उस वाले क्वेश्चन में, ओके। दूसरी जगह पे गलती की है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है, उसकी छाया, उसकी परछाई कहाँ कहाँ तक पहुंचती है ना। मतलब आपको क्या लगता होगा कि मैंने 11th में भी बताया था आप लोगों को। देखिए बेटा समझना, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसकी वेटेज कितनी है। ये जो है ना, ये वाला पार्ट दिस इज ऑफ 10 मार्क्स। ये पूरा का पूरा 10 नंबर का चैप्टर है, अपने आप में 10 नंबर का चैप्टर है ये, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म की जो अकाउंटिंग है, यहां से लेकर यहां तक जो चलेगी, यहां से लेकर यहां तक जो चलेगी, दैट इज ऑफ 30 मार्क्स, 40 नंबर की अकाउंट, 30 और 10 40 नंबर, तो ये हो गया, ठीक है जी। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ये मैं बोल रहा हूँ आपको, ये वाला पार्ट यहां तक, ये वाला पार्ट जो है दिस पार्ट यहां तक, ये जो, और ये इसके इनफेक्ट यहां तक जो है, इधर तक, दिस इज ऑफ 12 मार्क्स। और ये जो है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसे बोल रहे हैं हम लोग, ये है आपका 8 मार्क्स का, 8 नंबर का, ये 12 और 20 हो गया। ये जो पूरी की पूरी किताब है ये वाली,
ये इसकी जो वेटेज है कंपनीज वाले की, दिस इज ऑल्सो 20 मार्क्स। ये पूरा का पूरा जो मिला के ये 20 नंबर का है। तो आप देख रहे हैं आपका बाइफर्केशन क्या बनता है। आपका बाइफर्केशन बनता है 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20, कितना बन गया 80 मार्क्स। दिस इज योर 80 मार्क्स हो गया। और प्लस प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल आपका प्रैक्टिकल जो होगा वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं प्रोजेक्ट, एक होता है रिटर्न एग्जाम। ये मैं 80 के हिसाब से बता रहा हूँ, रिटर्न जो आपके साथ होने वाला रिटर्न एग्जाम, प्रोजेक्ट और वाइवा, ये चीजें होती हैं। जिसमें से रिटर्न एग्जाम 12 नंबर का होता है, 4 नंबर का, और ये वाइवा 4 नंबर का। टोटल मिला के तब जाके आपका ये 20, यानी कि तब जाके आपको 100 में से मार्क्स मिलते हैं। Sir, the written exam is our ये रुक pre-mids जा, and all. हाँ जी बेटा। Written exam क्या होगा इसमें exactly? हाँ, रिटर्न Pre-mids. एग्जाम जो होता है ना, रिटर्न कुछ बोलना है तुम्हें। हाँ हाँ, रिटर्न एग्जाम में दो चीजें पूछी जाती हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं रेशो और कैश फ्लो, वो वाला रेशो और कैश फ्लो। तो बताओ 12 नंबर, तो अब मुझे बताओ रेशो और कैश फ्लो की वेटेज कितनी हो गई। अच्छा, इसमें से भी 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से होते हैं, 6 मार्क्स का इसमें से होता है, 6 मार्क्स का इसमें से होता है ना। तो ये 8 और 6, ये एक चैप्टर कैश फ्लो जो है वही अपने आप में 14 मार्क्स का हो गया आउट ऑफ 100। जबकि सबसे बड़ा चैप्टर जो है 10 नंबर का ही। पूरी पार्टनरशिप दो कितने मतलब 7 चैप्टर जब पढ़ोगे तब जाके आपके हिस्से में कितने नंबर आएंगे, 30 नंबर आएंगे, या एक चैप्टर पढ़ के 14 आएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, ऐसा करके। लेकिन ये तब है जब 80 मार्क्स का होगा। अब जैसे टर्म 1 हुआ था आपका, तो टर्म 1 में क्या किया गया, रिटर्न एग्जाम 6 नंबर का कर दिया था, फाइल एक बना दी थी 2 नंबर की, और वाइवा तो जिन लोग लिया कोई फर्क नहीं पड़ा इसका। अब जैसे टर्म 2 के लिए प्रैक्टिकल है, ये इंटरनल हो गया था सारा टर्म। अब टर्म 2 के लिए हम जा रहे हैं, मुझे भी कई स्कूल में प्रैक्टिकल लेने के लिए जाना है, तो वहां 6 नंबर का हम रिटर्न एग्जाम कराएंगे, 2 नंबर प्रोजेक्ट के होंगे, 2 नंबर वाइवा, 10 में से नंबर देने हैं, 10 नंबर के लिए हमें प्रैक्टिकल वाइवा लेने के लिए जाना है, ऐसा करके इस तरह से जाएंगे, है ना। तो ये तो ब्रॉड ओवरव्यू है बुक 1, बुक 2, बुक 3 का, जो कि आपके सिलेबस में चीजें आनी है और इस तरह से चीजों को लेके चलना है। लेकिन आगे चलते हैं जब हम थोड़ा सा आगे, कि अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो सबसे आई होप एवरीवन इज हैविंग द बुक विद देम, ये सारी किताब सभी के पास होगी, बताइए है क्या। Yes. और मैंने कहा था Yes. ना कि एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर आपको एनसीईआरटी लेटेस्ट डाउनलोड कर लेनी है। वेबसाइट देखा है ना, हाँ लिखी भी है, दिखाओ तो जरा कैसे पता लगाएंगे कि एनसीईआरटी, दिखाओ दिखाओ कि लेटेस्ट है या नहीं। हाँ, शॉप में भी बेटा पुराना एडिशन मिल जाता है। और एनसीईआरटी की बुक पता क्या होती है, पायरेटेड वर्जन भी दिखते हैं। जैसे ये किताब है एनसीईआरटी है, देखो ये रहा, ये एनसीईआरटी 2 बुक पार्ट में, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि एनसीईआरटी आपकी लेटेस्ट है या नहीं है। ये बेटा ये जो लिखा ना दिसंबर 2019, ये 2019 का एडिशन है, ठीक है। ये जो है अभी देखते हैं इसको, ये शायद नया लग रहा है। हाँ, ये भी 2019 फरवरी 2019 का एडिशन है। तो ये ज्यादा नया, दिसंबर 2019 का एडिशन। ना ना ना, तो ये पुरानी किताब ले आए तुम। और जो जो मतलब अभी देखना पड़ेगा कि लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल है या नहीं है। आई जस्ट सी दैट, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर दिखा देता हूँ आप लोगों को, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ दिखता है कहाँ नहीं दिखता, ताकि आप, आई एम जस्ट शोइंग यू हियर। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको, बताइए दिख रही है। ये देखिए एनसीईआरटी की Yes. वेबसाइट पे आ गया मैं, देख रहे हो। Yes, sir. हाँ ये देखो एनसीईआरटी यहाँ पर, ये हमने क्लास 12th को यहाँ क्लिक करा, फिर ये हमने सब्जेक्ट को क्लिक करा, सब्जेक्ट में चले गए अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में टाइटल अकाउंटेंसी पार्ट 1, और मैं गो कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी किताब की सर वो फॉरबिडन। चल नहीं रही साइट बहुत दिनों से। है जी। सर साइट बहुत दिनों से नहीं चल रही। हाँ क्यों नहीं चल रही है पता है, क्योंकि रिवाइज हो रही है, किताब रिवाइज हो रही है, बुक सभी रिवाइज हो रही है, इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो कोई बात यस। नहीं, क्योंकि हमने बोला ना सरकार के हिसाब से तो आपका सिलेबस अप्रैल में शुरू होगा, अभी तो नहीं शुरू होगा, इसलिए इसलिए ऐसा हो रहा है।
बट डोंट वरी, पुराने एडिशंस अवेलेबल हैं, तो उससे काम अभी तो मतलब एनसीईआरटी की तो नेक टू नेक जरूरत तब पड़ेगी जब हम लोग फुल फ्लेज तरीके से काम करना शुरू करेंगे, इसलिए अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोग जो चाहते हैं कि उनके 100 आए 12th में, 100 मार्क्स, कितने लोग चाहते हैं? ये मुझे आप एक जस्ट रेज योर हैंड, मुझे दिख जाएगा व्हाट्सएप में, यहाँ इधर इसमें भी दिख जाएगा, जूम में। राघवी ने सबसे पहले हाथ खड़ा करा, आफरीन तो कहते हैं मिल जाए मिल जाए। अच्छा, मनन खंडेलवाल, अच्छा, तनुश्री नहीं चाहती, तनुश्री की बिल्कुल इच्छा नहीं कि मेरे 100 आए। सर मेरा हैंड रेज ऑप्शन आ नहीं रहा। आ नहीं रहा ऑप्शन, तो ठीक है, नीचे कर लो, नीचे कर लो। सभी लोग, पर क्या सभी के 100 आ पाएंगे? हाँ, नहीं ना। लेकिन मेरे अभी बैच में डीपीएस के कुछ बच्चे हैं, डीपीएस पूरे स्कूल में देयर आर 2 स्टूडेंट्स जिनकी इंटरनल मतलब होम एग्जाम्स में 40 में से 40 आए हैं, वो दोनों ही मेरे पास हैं। मैंने कहा बेटा इतना खुश मत हो, तेरे इंटरनल एग्जाम में 40 में से 40 आ गए तो बहुत तीर नहीं मार लिया तुमने, लाओ आंसर शीट दिखाओ, मैं देखता हूँ 40 में से कितने 40 आते हैं। तो वो नहीं दिखा रहे मुझे आंसर शीट अपनी, कह रहे क्या, उनकी आंसर शीट में टीचर ने बड़े बड़े हार्ट बना रखे हैं, स्माइलीज बना रखे हैं, प्राउड ऑफ यू, वेल डन, ये वो दुनिया भर की चीजें लिखी हैं। मैं कहा मुझे तो दिखा एक बार, मैं भी तो देखूं कितने कितने दे रहे हैं तुम्हें। बट फाइन, इंटरनल एग्जाम में वैसे जनरली देते नहीं हैं बच्चों को, लेकिन उनके में मतलब टीचर, उनके टीचर के हिसाब से उनके अंदर मार्क्स कटने की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके उसी एग्जाम में 20 हैं, कुछ ऐसे जो एग्जाम ही देने नहीं गए। आई हैव अ मेजर चंक ऑफ डीपीएस स्टूडेंट्स, मतलब करीब करीब 17-18 बच्चे डीपीएस के हैं, तो लेकिन उनमें से बहुत लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया। भाई हम प्रिपेयर नहीं है, क्या मतलब इस बात का प्रिपेयर नहीं है? अगर मैं आज 20-21 साल के बाद भी बोलूं कि मैं अगर बोर्ड का एग्जाम लिखूं बेटा, मेरे 100 नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों के आएंगे, क्योंकि मैं तो कंसेप्ट समझा रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस थोड़ा ही है। मैं थोड़ी 3 घंटे का पेपर लिख पाऊंगा अभी, नहीं, आप लोग लिख पाएंगे, आप लोग लिख रहे हैं एग्जाम खूब सारे, आप लिख पाएंगे, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आपके 100 आए, मेरी थोड़ी आएंगे, नॉट श्योर, है ना। तो कुछ लोगों के 100 आते हैं, कुछ के 100 नहीं आते हैं, तो उसका क्या रीजन बनता है? उसका रीजन बनता है उनका कमिटमेंट, है ना। कुछ लोग कहते हैं हमारा पेपर लेंदी बन गया, लेंदी कैसे बनता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। आपने कंसेप्ट सीख तो लिया मुझसे, पर उन्हें अप्लाई करना नहीं आया, उनको अप्लाई कैसे करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे? तो आई नीड ऑनेस्टी ऑफ एफर्ट्स, सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी ऑफ एफर्ट्स चाहिए मुझे। और बैकलॉग मत बनाइए। अगर आप बैकलॉग बनाते हैं, अब आपने देखा होगा जब तक हम डिप्रेशन खत्म कराते थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू हो जाता था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म कराते थे, रेक्टिफिकेशन शुरू, रेक्टिफिकेशन खत्म करा, विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। तो जब मैं विद एडजस्टमेंट कर रहा होता था तब लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिवाइज कर रहे होते थे। ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। मैं बहुत ज्यादा काम नहीं देता, लेकिन कोशिश करिए। अच्छा, एक काम और करना है आपको, मैं आप लोगों को ना फॉर्मेट भेजूंगा, चैप्टर वाइज भेजूंगा। उसमें क्या होगा कि जैसे ये हमारे पास किताब होती है, इस किताब के 3 कंपोनेंट हैं, इस किताब के 3 कंपोनेंट होते हैं। आपको क्या करना है, देखिए, कंपोनेंट 1 जो है, इसके कंपोनेंट्स हैं, इस किताब के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट 1 जो है उसको हम कहते हैं इलस्ट्रेशन, है ना। इलस्ट्रेशन याद होगा, कहते हैं कुछ, क्या होता है इलस्ट्रेशन को मुझे बताएं, है ना। एग्जाम्पल, सॉल्व, ये क्या होते हैं? सॉल्व होते हैं, सॉल्व, ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। और कंपोनेंट 2 जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के क्वेश्चन विच इज अनसॉल्व, ये अनसॉल्व होती है। और कंपोनेंट 3 जो होता है उसको कहते हैं स्कैनर। स्कैनर जो होता है वो क्या होता है? प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस। तो ये क्या होते हैं? ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस होते हैं। कई बार तो क्या होते हैं, ये हिंट के साथ होते हैं, दे आर विद द हिंट, और कई बार इसमें सॉल्यूशन के साथ होते हैं। तो एक चैप्टर को करने के बाद आपके पास 3 कंपोनेंट होते हैं। मैं आपको कंसेप्ट करवाऊंगा और कुछ एक क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज का उठा के दे दूंगा। इलस्ट्रेशन भी शायद लेके चल सकते, इलस्ट्रेशन नहीं लेके चलूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो सॉल्व होती है। और लेके चला तो ये बोर्ड के पेपर को लेके चल सकता हूँ। वो मैंने बोला कि भाई फंडामेंटल चैप्टर खत्म हो गया, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपका उसकी सारी इलस्ट्रेशन, उसके सारे एक्सरसाइज, उसका सारा स्कैनर, ये हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए तो मतलब हो जाना चाहिए, और आप लिटरली मुझे दिखाएंगे भी, हो जाना चाहिए। अंडरस्टूड? मेरी बात समझ में आ रही है सबको, है ना? हाँ, Yes, हो sir. जाना चाहिए तो मतलब हो जाना चाहिए, इस पर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। एंड सेम यू हैव टू डू विद अदर सब्जेक्ट्स। और कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से, है ना।
अब सवाल उठता है कि आपने देखा होगा, आप अपने टीचर से अक्सर पूछते हैं कि सर, या टीचर भी बताते हैं कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू क्रिएट योर ओन लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? तो जब आप इलस्ट्रेशन कर रहे हो और आपसे इलस्ट्रेशन 5, 7, 10, 15 ये नहीं हुई, उसको मार्क कर लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि तनुश्री के लिए वो इंपॉर्टेंट ना हो, या सनत के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करते समय आपने देखा कि 2, 8, 12, 17, 25, 30, 35, 37 ये आपसे नहीं हो रहे हैं और गलत करे आपने, आप में इसमें हेल्प लेने की जरूरत पड़ गई, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि राघवी के लिए 12, 15, 17, 19, 22 ऐसे इंपॉर्टेंट हो, तो आप यू विल गेट योर ओन कस्टमाइज लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अब क्या होगा कि एक एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन है, मतलब 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है। तो जब आप एग्जाम से पहले पढ़ने जाएंगे, रिवाइज करने जाएंगे, तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क करे थे उनको रिवाइज करिए, क्योंकि जो एक बार नहीं हुए वो अगली बार भी आपको धोखा देंगे। बस हो गया रिविजन। यू नीड नॉट टू रिवाइज ऑल द 100 क्वेश्चंस, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू रिवाइज क्वालिटी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस रिवाइज करने जिनको करते समय आपको क्या होती थी, परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी, दैट यू हैव टू रिवाइज। वो हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, खत्म, है ना। तो you will have customized your own developed list of important questions and important concepts. अच्छा, फिर क्या होता है कि मैं आपको ना नोट्स देता हूँ, हैंडआउट्स देता हूँ, ठीक है। आई जस्ट शो यू फंडामेंटल में एक हैंडआउट आपको दिखाऊंगा, मैं फंडामेंटल का एक हैंडआउट दिखा रहा हूँ आपको। नहीं, किताब खोलने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड, कुछ भी नहीं खोलने की जरूरत है। आई एम जस्ट शोइंग यू, एक मैं आपको फंडामेंटल की शीट दिखा रहा हूँ। आई जस्ट शो यू हियर, उसको दिखाता हूं मैं, और मैं दिखाता हूं उसके अंदर कितना कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको कैश फ्लो की दिखा रहा हूं अभी आपको, या एनपीओ की दिखा देता हूं मैं आपको, कि जब हम एनपीओ को लेके चलेंगे तो, लेकिन उसके बाद वो बच्चे ना नहीं पढ़ते हैं उसको। मतलब सब कुछ लिखा है, मतलब एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेरी उसके अंदर लिखी हुई है मेरी, एक एक क्वेरी का मेरे पास आंसर है उसका, बट पीपल डोंट रियलाइज एंड दे डोंट लुक एट दैट। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, कैन यू सी दैट ऑन योर स्क्रीन, दिख रहा है, कैन यू सी दिस, बोलो भाई। हाँ, ये अकाउंटिंग फॉर एनपीओ है, देखो दिख रहा है, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। ये आपके सामने एक हैंडआउट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कितने पेजेस दिख रहे हैं स्क्रीन पे, दिख रहे हैं कितने पेजेस इसमें, बताइए, बोलो कितने पेजेस हैं। 17 17 पेजेस की वेबसाइट है, देखो 17 पेजेस, सब कुछ देख रहे हैं ना, सारे केसेस, मतलब जितनी पॉसिबल चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड होती हैं सब पे सब है 17 पेजेस में, और कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा है। आपकी जितनी भी क्वेरी, जितनी भी प्रॉब्लम, माई गारंटी इसमें से 99% इसी में से मिल जाएंगी आपको, लेकिन दिल है कि पढ़ता ही नहीं है। प्रिंट में दे देता हूं, आप प्रिंट को आराम से एक फोल्डर में उठा के रख लेते हैं, लेकिन कभी पढ़ के नहीं देखते हैं। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, जब भी आपको एग्जाम के लिए जाना हो, उन नोट्स को एक बार पढ़ लें, पढ़ना है उन नोट्स को। मैं क्या करूंगा, कुछ टेस्ट तो मैं क्या करूंगा, इसी में से उठा के दूंगा, कि चलो इसी के क्वेश्चन उठा के टेस्ट में दे दिए, देखता हूँ कितने लोग करते हैं। समझ रहे मेरी बात को। तो क्या टेस्ट में देंगे, एक वो क्वेश्चन जो आपको लगते थे, जो आपसे नहीं हो रहे थे, जो आपके डिफिकल्ट थे, उनको टेस्ट में देंगे, और एक इसी शीट में से क्वेश्चन उठा के मैं टेस्ट में दे दूंगा। फिर देखता हूँ कितने लोग बोलते हैं कि हमने नहीं पढ़ा। पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये कुछ मेरे बनाए हुए हैं, कुछ बुक से लिए हुए, कुछ बोर्ड के पेपर से उठाए हुए क्वेश्चंस, वो डाले हुए इसके अंदर। और देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड चॉइस। ये सिलेबस 40 साल 50 साल पुराना सिलेबस है, क्या बदलेगा, कंसेप्ट में कितना बदलाव होगा, कुछ भी नहीं। अब एनपीओ अकाउंटिंग तो एनपीओ रहेगी, पार्टनरशिप पार्टनरशिप ही रहेगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 रहेगा, कंपनीज एक्ट बदल गया, पहले 1956 होता था, अब 2013 है, तो उसके हिसाब से बदलाव आएगा। लेकिन कितना बदलेगा कोई, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना, इट इज एन अनडिक्लेयर्ड रूल कि जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो यू शुड बी रेडी टू शो मी व्हाट, इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज, और क्या, स्कैनर। एक्सक्यूज ना देना, है ना। अगर एक दिन में 20 क्वेश्चन दिए तो 20 क्वेश्चन करेंगे, 15 दिन। हाँ ये रहा ना, ये रहा, ठीक। कैन यू सी दिस रिटन हियर, दिख रहा है लिखा हुआ, दिख रहा है, बोलो। यस सर। हाँ, इसकी 3 बुक्स है, ये रही ना 3 बुक्स इसके पीछे बनी हुई है, देखो ये 3 बुक्स इसके पीछे बनी हुई है, ऐसे करके पीछे स्कैनर, हर चैप्टर का थ्योरी के स्कैनर क्वेश्चन अलग रखे हुए हैं। और वैसे क्योंकि 11th में नहीं था, ये 11th में बोर्ड नहीं होता ना, इसलिए ऐसे चलता है ना, इसलिए चलता है। तो
लक्ष्य सुन रहे हो ना? लक्ष्य, तुम फिजिकली आ पाओगे यहाँ क्लास में या नहीं आ पाओगे कभी? सर मैं आ पाऊंगा, बस इस हफ्ते नहीं आ पाऊंगा, नेक्स्ट वीक से आई विल, मतलब मैं आ जाऊंगा। मतलब अगर कभी मान लो ट्रांसपोर्टेशन बहुत परेशानी पैदा करे तो फिर ऑनलाइन कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर, वही इस हफ्ते तक ट्रांसपोर्ट नहीं, अगले हफ्ते तक वो भी अरेंज हो जाएगा। नहीं भी अरेंज हो तो भी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टी ऑफ एफर्ट्स चाहिए मुझे, है ना? ऐसा भी नहीं है कि मतलब दिल्ली के, जैसे मेरे पास 12th में जो बच्चा है, अभी मेरे पास कुछ बच्चे, 2 बच्चे 12th में मेरे पास दुबई से पढ़ते हैं, एक बच्चा कोलकाता से पढ़ता है, एक बेंगलुरु से पढ़ता है, ऐसा भी है। अब तो ऑनलाइन ने ये सब कर दिया ना। हाँ, तो आई एम गिविंग यू हिंट कि आपका कोई बच्चा दूर दराज का होता है, यू कैन रेफर। तुम्हारे नंबर आएंगे तभी तो, तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से तभी तो कोई मेरे पास आएगा, वैसे कैसे आएगा कोई, है ना? अच्छा, और अगर आपको लगता है कि भाई हाँ चीजें बहुत तेज चल रही हैं तो मुझे बताइए, आई विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग। अच्छा, एक और चीज होती है, जब चैप्टर खत्म हो जाता है ना तब मुझे बच्चे, जैसे फाइनल अकाउंट वाला बच्चा एग्जाम से 3 दिन पहले मुझे बोला कि मुझे फाइनल अकाउंट नहीं आता जी, क्या करूं बताऊं मैं, कैसे फाइनल अकाउंट जो जिसे कराने में हमने करीब करीब महीना लगाया, उसको कैसे करा दूंगा यार 3 दिन में मैं पूरा? यू हैव टू टेल मी। आप डॉक्टर को टाइम पे बताएंगे ना कि भाई मेरी तकलीफ है, जब बीमारी खत्म करने वाली होगी आपको तब बताएंगे, तब कैसे इलाज होगा, है ना? तो मेरा तो ये घर ही है, मेरी तो क्लास है ना? सुबह आ जाइए, शाम को आ जाइए, दोपहर आ जाइए, कोई परेशानी नहीं। अब 11th के बच्चे थे वो यहाँ पर 9 बजे आके बैठ जाते थे, एंड दे यूज्ड टू स्टडी हियर, अपने आप पढ़ते थे, एवरीथिंग इज हियर, है ना? तो आप अगर एक कदम चलेंगे तो मैं 10 कदम चलूंगा, और अगर लापरवाहियां करेंगे, क्लास नहीं ढंग से करेंगे और फिर नहीं बताएंगे तो फिर दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, फिर मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं निकालता भी हूँ बच्चे, ये ध्यान रखना, है ना? मेरे से अच्छा टीचर आपको मिलेगा, मुझे आपसे अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे। आप 100 लाएंगे, मेरा कुछ नहीं है, 100 लाएंगे तो मैं आपकी पूरे साल की फीस भी वापस कर दूंगा, ये भी बोल रहा हूँ मैं, है ना? पहले मैं ऑप्शन दिया करता था कि एक चमचमाता हुआ आईफोन, पर आईफोन हो गया यार बहुत महंगे हैं, और 1.5 लाख के आईफोन आते हैं यार, इतना कहाँ से करूँ मैं? वैसे पिछले अभी करंट 12th वालों को मैंने वो ऑफर है उनके पास, उनमें से जो भी बच्चा 100 लाएगा मैं उसको आईफोन दूंगा, गिफ्ट करूंगा, लेटेस्ट वर्जन करूंगा। तुम्हारे टाइम पे तो मुझे ऑफर थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ ना, वो डीपीएस के 2 बच्चे 100 ले आए, एक आर के पुरम की लड़की वो भी अपने स्कूल में 100 ले आई, तो मैं तो देख रहा हूँ 4.5 लाख तो चला गया मेरा, है? तो फाइन, बट दैट्स अ रियली सेटिस्फैक्टरी थिंग कि हमारे बच्चे परफेक्ट 100 लेके आते हैं, और आप में से बहुत लोग ला सकते हैं। और एक ना, आप जो भी काम करेंगे रफ में, ऐसा करेंगे जैसे एग्जाम में लिख रहे हैं, बिल्कुल फेयर, फॉर्मेट वॉर्मेट स्केल स्केल बना के, जिसने काम नहीं करा मैं उसकी नोटबुक फाड़ दूंगा, ये ध्यान रखना। समझ रहे हैं भाई? ऑनलाइन वालों भी, अब ऑनलाइन वालों की नोटबुक कैसे फाड़ूंगा मैं, बताओ? बट यू हैव टू बी केयरफुल। लक्ष्य, तनुश्री, राघवी एंड अमान्या या आफरीन, है ना? यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, ऐसा करके। अच्छा, कोई ऐसी चीज अगर आपको लगता था कि जो 11th में आप मुझे बोलना चाहते थे लेकिन डरते थे बोलते हुए, ऐसा किसी के मन में है? बताओ कुछ, हाँ बोलिए, क्या? ओपन अप। आई ऑलवेज वेलकम क्रिटिसिजम्स, एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिजम्स, इज दैट, बोल दो। नहीं, कुछ नहीं करूंगा, भगाऊंगा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये बोलेंगे कि कहते हैं मास्टर अभी तो पूछ रहे चुपचाप चुपचाप से, अब बुरा लग गया तो हमारी लगा दो कि भगा दोगे हमें, ऐसा नहीं है। देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। 12th जाते हुए बच्चों से पूछता हूँ कि क्या ठीक करना चाहिए, एंड वो जो मुझे सजेशन देते हैं मैं ऑनेस्टली उनको अपनी मतलब उसको अप्लाई करता हूँ नए बैच के साथ। तो तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे जूनियर्स के लिए मुझे कुछ करना चाहिए? तुमने भी तो 11th कर ली ना मेरे साथ, आफरीन, एनी सजेशन? Yes, sir. So suggestions नहीं है क्योंकि it's fine the way it is. हाँ, कितनी चाहिए भी बहुत डिप्लोमेटिक, वकील है ना लड़की, वकील बनना है इसने, तो कैसे बोलेगी ये, है ना? Yes, sir. नहीं बोलेगी। एंड डॉक्टर सरीन, आप बताइए। No, sir, I like it the way it is. अच्छा, शिंगल तो बोलेगा नहीं, मैं उसकी चाट पकौड़ियां बंद करवा दूंगा, है लक्ष्य? यस सर। क्या क्या ठीक करना चाहिए? सर ठीक है, मैं भी डिप्लोमेटिक व्यू ही दूंगा। हाँ,
अच्छा मैं तो मेरा तो जो ठीक होगा तुम अपना बताओ तुम्हारा क्या ठीक होना चाहिए। मैं इसको रिकॉर्डिंग से हटा देता हूँ, आई रिमूव इट फ्रॉम हियर। आई जस्ट टेल यू, एक बच्चा सरप्राइजिंगली मेरे पास डीपीएस का आया था नोएडा का पिछली बार, जब एग्जाम मतलब खत्म हो चुके थे ऑलरेडी, तब उसने ज्वाइन किया था मुझे, पर समहाउ मैंने उसको पढ़ाया और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स वगैरह वगैरह पढ़ाया सब कुछ। बड़ा ही खराब बेस उसका था, बहुत ही खराब बेस। एंड सरप्राइजिंगली दिस ईयर ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट जिसके 40 आए हैं, आउट ऑफ 40 आए हैं। वो बच्चा जिसको मैंने 12 दिन 15 दिन बैठ के पहले क्या करवाया, फाइनल अकाउंट मतलब विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट सब पढ़ाया, जनरल एंट्री भी रिवाइज करवाई थी। नाउ ही इज रीच टू दैट लेवल कि वो फुल में से फुल आ रहा है ऐसा। तो आप तो मेरे साथ 11th में पढ़े हुए हो ना, तो अगर ऐसा कुछ लगता है कि भाई अगर स्पेसिफिकली मैं फाइनल अकाउंट कर रहा हूँ, इफ यू नीड टू रिवाइज मुझे बताइए, बैठ के करिए यहाँ काम, क्वेश्चंस करिए बैठ के। क्या अभी तो मतलब तुम्हारा ये बैच, इसके बाद वाला टाइम तुम्हारा ही तो होता था, तो क्या करना, बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 2 3 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। 11th की किताब लाइए, बैठ के प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस। भाई आपको कंसेप्ट आते हैं, उसको अप्लाई करना सीख लीजिए। ये यहाँ मैंने बोला ना कहाँ तक उसकी परछाई जाती है। ये 30-40 मार्क्स के चैप्टर जो है ना, 40 मार्क्स के चैप्टर, यहाँ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट है, इसमें भी फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, इसमें एडजस्टमेंट इसमें भी है। तो कितना हो गया 40 ये और ये ना, 14 मार्क्स, 54 मार्क्स। 54 मार्क्स, मैं 60 मार्क्स बोल रहा था, पर 54 मार्क्स तक इसकी क्या है, परछाई पड़ती है। आउट ऑफ 80, मतलब आउट ऑफ 100 कर लें तो मतलब ऑलमोस्ट 50% सिलेबस से ज्यादा आपका 54% आपका जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के साथ अटैच्ड है, जुड़ा है किसी न किसी तरह से। इसलिए सो इम्पोर्टेंट, इसलिए उसको बर्बाद नहीं करना। और ना ये दोनों चैप्टर, ये पूरे तीनों चैप्टर जनरल एंट्री बेस्ड है। जनरल एंट्री अच्छी है, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। जनरल एंट्री खराब तो कबाड़ा हो गया। ये नया है, ये सब नया है, ये वाला सब नया पढ़ेंगे आप। 1 2 3 4 ये बिल्कुल नए चैप्टर हैं। लेकिन फिर क्या है कि आपको करंट असेट्स करंट लायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में पता चलना चाहिए। या तो शॉर्टकट सिखाता था मैं आपको, कॉस्ट से सेल्स, सेल्स से कॉस्ट, वो इस चैप्टर में आते हैं। वो भी तो हमने फाइनल अकाउंट में सीखे थे शॉर्टकट्स। तो समझ लीजिए ये चैप्टर जो है, ये भी इसका क्वेश्चन में 3 और 3 6 नंबर का आता है। हो गया 60, वहां तक इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, एक और एल्डरली एडवाइस है मेरी आपके साथ, 30 तक की टेबल याद कर लेना। कहते हैं 13 तक नहीं हुई याद जिंदगी में आज तक, आप 30 तक की करवा रहे हो हैं। क्यों भाई, कर पाएगा कोई 30 तक की टेबल याद पीछे से? मनन राघवी जिसने कर लिया, यस सर। वो बहुत ज्यादा इजी यार, बहुत ज्यादा इजी। मतलब इस चैप्टर में कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन, भर भर के कैलकुलेशन है। और फिर देखना, इट इज ऑलवेज यूजफुल, क्योंकि आपको 12। अच्छा एक और चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि 12th के बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, तो आप एंट्रेंस के लिए भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देयर आर मेनी कोचिंग सेंटर्स जिनको आप एनरोल करके, मतलब वीकेंड क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, उनको एनरोल कर लीजिए। तो आप बहुत कंफर्टेबली क्या कर पाएंगे, वही रीजनिंग, मैथमेटिक्स, बिजनेस अवेयरनेस होता है, इंग्लिश होता है, वो सब चलता है आपका। और वो अलग से नहीं हो पाएगा आपका, ये इस हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है ना। तो सुखदेव में आपका एडमिशन हो जाए, या फिर मान लो IIM इंदौर हो जाए, एसआरसीसी एडमिशन अभी एंट्रेंस बेस्ड नहीं है, एसआरसीसी एकेडमिक बेस्ड है। लेकिन इस साल से पता चल जाएगा कि एंट्रेंस ड्यू का किस तरह से होने वाला है। वैसा करके बहुत शानदार करियर आप लोगों का इंतजार करता है, अगर 12th अच्छे से कर लिया आप लोगों ने तो। और मैं डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रखा हूँ, मैं वहां जा रखा हूँ, वो एक्सक्यूज ना सुनाना मुझे। आई वोंट एक्सेप्ट दोज एक्सक्यूजेस, क्योंकि ऑनलाइन है, आप कहीं से भी कर सकते हैं इसको, और नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कल को। मतलब जैसे अब पता है, ये इतनी इंटर रिलेटेड चीजें ना, इतनी इंटर रिलेटेड चीजें हैं कि अगर आपको मैंने एक कंसेप्ट सिखाया और आपने नहीं सीखा उसको, तो आगे आपका कबाड़ा हो जाएगा, बिल्कुल तबाही मच जाएगी। तो अगर आप कोई क्लास नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ जेन्युइन एक्सक्यूज, तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अब तो यूट्यूब पे भी डाल दिया यार मैंने, अब तो बहुत ज्यादा आसान है? और सब ओपन टू ऑल कर रखा है। मतलब कोई बच्चा अगर मेरे पास ना आए और वो रोज की रोज क्लास अगर ले उसको, तो उसको तो ट्यूशन की फीस देने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा हूँ ऐसे, हैं? कर सकते हैं कुछ लोग ऐसा। अब यार एक बात बता मुझे कि मैंने प्राइवेट कर दिया, तुम्हें दे दिया, तुमने अपने 2-4 दोस्तों को भेज दिया, क्या है मतलब, है ना? ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि रिकॉर्डिंग देखना अलग चीज है, और मैं कितने हिस्से यहाँ पर पॉज करता हूँ, कितनी चीजें मैं पॉज कर देता हूँ।
वो कहाँ से करेंगे? कितनी सारी एक्टिविटीज जो होती है जिन्हें मैं पॉज कर देता हूँ यहाँ पे, नहीं वो तो ठीक है, बट इट इज अ बैकअप है। अर्निंग कैसे करूंगा अर्निंग यार? वो- क्या मतलब अबे 40 व्यू 50 व्यू में मोनेटाइजेशन होता है कोई? क्या मेरे से बड़े धुरंधर बैठे हैं? नहीं नहीं, ये तो किस लिए है? ये तो सिर्फ इसलिए है कि जूम के लिंक भेजते थे हम लोग, उसको पहले देखो खोलो, कभी चले ना, हैंग होते थे। यहाँ तो नहीं हैंग हो सकता, आप सीधा देख लीजिए, और बहुत इजीली देख सकते हैं हम लोग, वरना स्पेसिफिकली स्क्रॉल करो वो करो, ठीक है, वैसा करके। बट आई हैव डन व्हाट कि मैंने अगर कोई चैप्टर लिया तो उसके उसके सारे लिंक, उसकी पिछली क्लास का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, यू कैन इजीली सी दैट। 12th में तो मैंने ऐसे ही करा इस बार। इट्स नॉट टू अर्न मनी, मोनेटाइजेशन के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ता है। ये तो हम क्लास की रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं ना सीधा सीधा, ऐसा करके। एनीवे, तो किसी का 12th से रिलेटेड अगर कोई डाउट या क्वेरी बनती है तो मुझे बताइए। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया आपके सिलेबस का, और प्रोबेबली अगली क्लास में थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू करूंगा, या हाँ थोड़ा थोड़ा करके तो करना शुरू करना ही है मुझे, क्योंकि ताकि जब आप अपने स्कूल में जाएं तो यू विल फील कंफर्टेबल अबाउट इट। तो किसी को कुछ अगर पूछना वगैरह हो तो मुझे बताइए। एनी क्वेरी इन एनीबॉडीज माइंड, बताइए। सर पहला चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? पहला चैप्टर बेटा हम ये स्टार्ट करेंगे, ये वाला, ये फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आप एक बार अपने टीचर से पूछ लेना वो कौन सा शुरू करेंगे। पता चला टीचर ने ड्रैगन की तरह मुंह से आगे निकाली, नालायक 11 तो होने दे, तब तो 12th बताएंगे। हैं? ऐसा नहीं, आप पूछ लेना नहीं वैसे। सर, क्योंकि आज मेरा 12th का पहला दिन था, मेरा सेशन आज स्टार्ट हो गया, तो हाँ आज टीचर ने पार्टनरशिप कराया। हाँ, वही सेफ है, क्योंकि ये ना टर्म 2 में चला गया था पिछले साल, और हम पहले करवा चुके थे इसे, तो कूड़ा हो गया। मुझे सब दोबारा से कराना है चैप्टर ये 12th वालों को। हाँ बताइए, और कुछ? एनी अदर क्वेरी? तनुश्री की कोई क्वेरी नहीं है? तनुश्री इज अ कंटेंटेड बच्चा, कुछ नहीं, सब बढ़िया है, सब चिल है मामला है। यस। हाँ, जितनी क्लासेस तुमने मिस करी है 11th में उतना नहीं करना, बता रहा हूँ मैं। और मेरे ख्याल से जब हमने फाइनल अकाउंट करा तब तो आपने बहुत क्लासेस मिस करी। नो सर, मैं फाइनल अकाउंट में आई थी। चलो ठीक है, तो तुम लोगों को जो बैठे साक्षात बैठे लोगों से हैं, अब तो पंखे की आवाज नहीं आती यहाँ पर, ठीक है। ठीक है जी, तो मतलब मैं बहुत ज्यादा तो नहीं लेके चल रहा अभी, तो मेरी अभी भी प्रायोरिटी क्लास 12th है जिनका एग्जाम होने वाला है। तो मतलब बेसिकली उनका टाइम होता था, उसमें से 1 घंटा निकाल कर मैंने आप लोगों के लिए कट कर, उनका मैं टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। और जो आप अपना जो भी ट्यूशंस वगैरह फिक्स करेंगे बाकी दिन का, वो 4 to 6 का नहीं करना कोई भी, कि मैंने बोला ना 4 से 6 में क्लासेस लूंगा आप लोगों की, और ये पूरा सर्दी गर्मी में यही टाइम रहेगा हमारा, 4 से 6 का टाइम रहेगा, ठीक है। इसमें आप कोई और क्लासेस नहीं करेंगे, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो मुझे लग रहा है कि मुझे मुझे अगली क्लास नहीं करनी है, तो मैंने इस क्लास को 5 की जगह 4 से कर दिया, ऐसा भी करना है। और आप देख रहे हैं ना 11th में हम 1-1 घंटे से ज्यादा गए नहीं, बाद में गए जब हमें ज्यादा बड़े करने थे। अदरवाइज मैंने आपसे कहा था ना कि अभी आप ऐश कर लीजिए, 12th में हम करेंगे क्लास बड़ी, तो 12th में डेफिनेटली विल हैव बिगर क्लासेस, वो करना पड़ेगा। इतना पहाड़ जितना सिलेबस है यार ये, और बहुत कुछ है, एक एक में चैप्टर में बहुत 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 कॉन्सेप्ट्स हैं, और आपके में तो कट भी नहीं रहा कुछ। तुम लोग सोचते होंगे काश कट जाए कुछ, कोई फायदा नहीं। पता ये जो कटे हुए सिलेबस के साथ ग्रेजुएशन करेंगे ना उनको बहुत नुकसान होगा, बहुत बहुत नुकसान होगा। वो ये नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएशन में एसेंशियली ये होते हैं, ये वाले ये तीनों चैप्टर एसेंशियली होते हैं, ये एसेंशियली होता है, ये बहुत दुखी करने वाला चैप्टर होता है, पढ़ा ही नहीं उन्होंने, दे विल लैंड देमसेल्फ इन अ ट्रबल। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थोड़ी देखेगा कि तुम्हें सिलेबस में था या नहीं था, इस तरह से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और अगली क्लास से मैं क्या करूंगा कि प्रॉपरली फंडामेंटल पार्टनरशिप कराना शुरू करूंगा। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा फंडामेंटल के, ठीक है, ठीक है बच्चे, मैं नोट्स भेजूंगा। और कौन कौन फिजिकली आएगा वो एक बार हाथ खड़ा कर लें, तो मैं फिजिकली कौन आएगा अगली क्लास में मुझे बता दी, मैं उतनी नोट्स की कॉपी प्रिंट तैयार करके रखूंगा फिर एक। और सर मैं शायद नेक्स्ट वीक से हूँ, इस हफ्ते तो प्रॉब्ली नॉट। कोई बात नहीं, मैंने बोला ना कि हाइब्रिड मोड पे है, सिंसियर बचे तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा करना है वैसा कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ तो मैंने बोला ना कि कन्वीनियंस देखिए अपना, हैसल फ्री होना चाहिए मामला। अगर आप ऑनलाइन भी बैठे हैं तो भी काम पूरा करेंगे। सेटअप तो वही है, देख लो क्या फर्क पड़ रहा है, जैसे आप सामने देख रहे हो ऐसे कैमरे में भी दिखता होगा, हाँ
हाँ बड़ा दिखता है ना वहाँ तो ऑब्वियसली यार, वो तो मैंने बड़ा वाइड एंगल कैमरा लगा रखा है ना, वो तो बड़ा यहाँ तो देखिए तो सब दिख रहा है, इतना बड़ा बोर्ड है। अब चलो जैसे भी, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।